Hi dosto, this is Raghav Arora. A very warm welcome to ER Raghav Arora YouTube channel. As you all know that on this channel ER Raghav Arora, we all are doing geotechnical engineering PYQ questions, previous year questions. From which book? We are doing this from GATE Academy Civil Engineering 2021 book. And as you know that I have completed on this channel first chapter of geotechnical engineering, that is origin of soil and its properties. I have completed all the questions on this channel and I have even pinned the link of that playlist. Today we are going to start a new chapter, that is classification of soil and clay mineralogy. So let's start. So first question is the maximum possible value for group index for a soil is. कि इन्होंने मुझे पूछा कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है. अब देखिए ग्रुप इंडेक्स क्या होता है. हमने पढ़ा सॉइल को क्लासिफाई करना है, कैसे करना है. तो एक्चुअली ना तीन तरीके थे सॉइल को क्लासिफाई करने के. पहला जो तरीका था दैट इज नोन एज USSC यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, जिसमें हमने IS कोड के बिहाफ पे सॉइल को सिल्ट में, क्ले में, सैंड में हमने उसको अरेंज किया. तो ये हमने पढ़ लिया है. अब एक दूसरा तरीका था जो था हाईवे रिसर्च बोर्ड. हाईवे रिसर्च बोर्ड जो हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इसके बारे में भी पढ़ा. उस हाईवे रिसर्च बोर्ड ने भी सॉइल की क्लासिफिकेशन की. जो लास्ट मेथड था ना, लास्ट तरीका था सॉइल को क्लासिफाई करने का, दैट इज ग्रुप इंडेक्स. इसमें क्या होता था, जो हमारी सॉइल होती थी ना उसको ना एक ग्रुप इंडेक्स दे दिया जाता था. किस बिहाफ पे दे दिया जाता था? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे. कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे? रिलेटिव डेंसिटी और लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे ना ग्रुप इंडेक्स दे दिया जाता था. हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी सॉइल को ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है. मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है? तो उसका आंसर है 20. किसी भी सॉइल को ना ज़्यादा से ज़्यादा 20 दी जा सकती है. अब ग्रुप इंडेक्स का मतलब क्या है? कहते हैं जितना ज़्यादा ग्रुप इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी मेरी कम होगी सॉइल की. मतलब मोर द ग्रुप इंडेक्स लेसर द क्वालिटी ऑफ द सबग्रेड और सॉइल. अब एक चार्ट है कि अगर तो मेरा जो ग्रुप इंडेक्स है 0 से लेकर 1 के बीच में है तो मेरी सॉइल काफ़ी अच्छी है. अगर 2 से 4 के बीच में तो मतलब ठीक ठाक है. अगर 5 से लेकर 9 के बीच में है तो ये पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल है. अगर ये 10 से लेकर 20 के बीच में है ना तो ये वेरी पुअर है. मींस मेरी सॉइल की मैक्सिमम ग्रुप इंडेक्स कितना दे सकता हूँ? तो मैक्सिमम जो वैल्यू है ना ये है 20. तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? मेरा आंसर आएगा 20. So next question is, that is second question, that what it says to me, a soil having a uniformity coefficient smaller than 2 is considered uniform. हमने ये बताना है कि एक जो मेरी सॉइल है अगर तो उसका यूनिफॉर्मिटी कॉफिशेंट 2 से कम है तो बताइए कि या ये यूनिफॉर्म होगी. ये ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है. सबसे पहले समझ लेंगे यूनिफॉर्मिटी कॉफिशेंट क्या होता है. यूनिफॉर्मिटी कॉफिशेंट होता है D60/D10. अब ये D60 क्या है? मान लीजिए अगर मेरा D60 होता है 4.75 mm, तो मैं क्या कहूँगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे सॉइल का 60% मटेरियल ऐसा है जो 4.75 mm से फाइनर है. अगर मेरा D10 मान लीजिए मेरा 2 mm है, D10 मेरा मान लीजिए 2 mm है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा 10% सॉइल का मटेरियल ऐसा है जो 2 mm सीव्स में से पास हो जाता है. मतलब समझ चुके हैं कि D60 अगर 4.75 mm है तो इसका मतलब है कि मेरा 60% मटेरियल ऐसा है जो 4.75 mm से पास हो जाता है. अगर D10 कुछ भी है तो इसका मतलब है कि 10% मटेरियल उस पर्टिकुलर सीव में से पास हो जाता है. हमें इन्होंने कहा कि अगर मेरा D60/D10 जो मेरा यूनिफॉर्मिटी कॉफिशेंट है, अगर ये तो 2 से छोटा है तो क्या ये सॉइल यूनिफॉर्म होगी? अब सबसे पहले जानिए यूनिफॉर्म सॉइल क्या होती है. यूनिफॉर्म सॉइल वो होती है जिसमें ना सारे एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पुअरली ग्रेडेड सॉइल और यू कैन से इवन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल. अब एक सॉइल होती है दैट इज वेल ग्रेडेड सॉइल. वेल ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है, हर साइज के पार्टिकल्स है, छोटा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, छोटा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है.
इससे छोटे बड़े होने के कारण क्या होता है, वेल ग्रेडेड के कारण क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स तो आ जाते हैं, साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना वॉइड्स में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वॉइड्स की मात्रा कम हो गई। अगर वॉइड्स की मात्रा कम हो गई मीन्स मेरी सॉइल कॉम्पैक्टेड होगी, मीन्स मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मीन्स मेरी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा ले पाएगी, तो फाउंडेशन का एरिया कम लगेगा। तो ये कौन सी थी, ये थी पुअरली ग्रेडेड, जिसको यूनिफॉर्म कहूँगा। ये क्या थी, ये वेल ग्रेडेड थी। अब सॉइल यूनिफॉर्म कब होगी, सॉइल यूनिफॉर्म कब होगी, जब जो D60 है या जो D10 है वो सेम होगा या एक दूसरे के करीब होगा। मान लीजिए मेरे D60 थे, D60 है मेरा 3, ओके, और D10 आ गया 2, मतलब 5-5 है ना कि 60% मटेरियल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू मैंने 3 दे दी और 10% मटेरियल ऐसे जिनकी वैल्यू मैंने 2 दे दी। मीन्स इसकी रेशियो क्या आ गई, 1.5। अब ये 3 लिखा, ये 2 लिखा, मतलब ये आसपास है। मीन्स आसपास होने के कारण सभी पार्टिकल्स का साइज एक जैसा होगा, मीन्स मेरी सॉइल यूनिफॉर्म होगी। मेरी वैल्यू आई 1.5। सिमिलरली एक बार और करके देखता हूँ, मान लीजिए इसमें वैल्यू दे देता हूँ 1 और इस T10 को भी 1 दे देता हूँ। बिल्कुल सेम कर दिया मैंने, पार्टिकल्स बिल्कुल सेम कर दिए, मतलब पूरी यूनिफॉर्म सॉइल है, पूरी यूनिफॉर्म सॉइल है। मेरा आंसर क्या है, 1। ये भी 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है। मीन्स अगर मेरा D60 बाई D10 2 से छोटा होता है तो मेरी सॉइल होगी यूनिफॉर्म। तो मेरा जवाब क्या है, मेरा जवाब है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले। सैंडी सिल्टी क्ले, ये मुझे एक नाम दिया मुझे सॉइल का। मुझे कहा कि पहला ऑप्शन है दिस सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द ऑर्डर ऑफ सैंड, ग्रेटर, सिल्ट, ग्रेटर एंड क्ले। कि पहले प्रोपोर्शन दे दी कि सैंड सबसे बड़ी है, उससे छोटी सिल्ट है, उससे छोटी क्ले है। दूसरी में बताया कि ये तीनों की इक्वल प्रोपोर्शंस है, बी ऑप्शन में। सी में बताया कि क्ले सबसे बड़ी है, उससे छोटी सिल्ट है, उससे छोटी सैंड है। ओके, लास्ट ऑप्शन में बताया कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता चल रही कि ये सिल्ट बड़ी है या सैंड बड़ी है या क्ले बड़ी है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? अगर तो आपने सॉइल क्लासिफिकेशन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपको पता होगा कि जब कभी भी मैं सॉइल का नाम वर्बल फॉर्म में लिखता हूँ ना, वर्बल फॉर्म है, ठीक है, वर्बल मतलब वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तो सबसे पहला जो नाम लिखने वाला हूँ ना उसकी जो मात्रा होगी ना, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो सबसे कम होगी। मीन्स सैंड की क्वांटिटी सबसे कम है, उसके आगे वाला सिल्ट है, उससे बड़ा सिल्ट है, और उससे बड़ा क्ले है। मीन्स जब मैंने वर्बल फॉर्म में लिखा, जब मैंने वर्ड्स में लिखा सिल्टी, सैंडी, क्ले, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होगी, जो आखिर में लिखा होगा, जो आखिर में लिखा होगा इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होगी। बट अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं तो सबसे ज़्यादा मात्रा कब आएगी, कैसे आएगी? जब सिंबल, इसी को मैं सिंबल फॉर्म में लिखता हूँ ना, सबसे पहले ना वो लिखता हूँ जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। मीन्स क्ले की मात्रा सबसे ज़्यादा है, दैट इज C, सिल्ट की मात्रा उससे कम है, दैट इज M, और सैंड S। मीन्स जब मैंने वर्ड्स में लिखना है सबसे पहले कौन आएगा, जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है। अगर मैंने साइंस में लिखना है तो सबसे पहले कौन आएगा, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, दैट इज क्ले। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है, तो मेरा ऑप्शन है C ऑप्शन, बिकॉज द क्वांटिटी विच इज गोइंग टू हैव वेरी मच क्वांटिटी, दैट इज क्ले, एंड आफ्टर दैट सिल्ट, एंड आफ्टर दैट सैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.4, that is the A line in the plasticity chart separates organic clays from the inorganic clays. Is it true or false? कि कहते हैं कि आपके सामने अभी ये देख रहे होंगे, ये प्लास्टिसिटी चार्ट आपके सामने है। इसमें ये जो ए लाइन बन रही है ना, जो ए लाइन बन रही है, आप ध्यान से देखिए ए लाइन जो बन रही है, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि ए लाइन जो है क्या इनऑर्गेनिक क्ले को या ऑर्गेनिक क्ले को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है? मुझे बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने देखा होगा ये जो प्लास्टिसिटी चार्ट है ना, जो ए लाइन है ना, ए लाइन, उसकी बात आती है कैसेग्रेंडे अपरेटस में। अगर आप कैसेग्रेंडे अपरेटस को बड़ी ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा ए लाइन आखिरकार है क्या। ए लाइन का बेसिक जो मतलब आपको बता देता हूँ, बस इतना याद रखिए। जो ए लाइन होती है ना, वो एक्चुअल में ना ऑर्गेनिक सॉइल को और इनऑर्गेनिक सॉइल को अलग करती है। कैसे अलग करती है? जो ए लाइन है, ए लाइन देख रहे हो, उसके जो अबव जो सॉइल सारी लिखी है ना, दैट इज इनऑर्गेनिक, और उसके जो बिलो जो सारी सॉइल्स है ना, दैट इज ऑर्गेनिक। मीन्स above a line all the soils are inorganic and below a line all the soils are organic. So what will be my answer? My question is that is a line
is a line is separating the organic clay or and inorganic clay. So it is true. So it is true because my soil, my A line is separating the organic clay and inorganic clay. So next question is 2.5 equation. That what it says to me. It says the charge on kaolinite is due to 1 aluminium substitution for every 400 सिलिकॉन आयन. ये कह रहा है कि जो केओलिनाइट आयन, जो केओलिनाइट मेरा चार्ज है ना, उसमें क्या एक एल्यूमिनियम जो सब्स्टिट्यूशन है वो 400 सिलिकॉन आयन के इक्वल है. क्या आपने पढ़ा है केओलिनाइट के बारे में? ज़रूर पढ़ा होगा. हमारे क्ले मिनरल्स 3 तरह के होते हैं. एक इलाइट होता है, दैट इज़, एंड सेकंड इज़ केओलिनाइट, एंड थर्ड इज़ मोंटमोरेलिनाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना मोंटमोरेलिनाइट है. उसका भी क्वेश्चन करेंगे. केओलिनाइट में क्या पूछ रहा है कि कहते हैं मान लीजिए आपके पास केओलिनाइट है, क्या उसमें एक एल्यूमिनियम आयन जो है मेरा, एक एल्यूमिनियम आयन है, क्या वो 400 सिलिकॉन आयन के मतलब सब्स्टिट्यूट रखता है? क्या 400 सिलिकॉन आयन और एक एल्यूमिनियम आयन, ये अरेंजमेंट है क्या? ज़रा सोच कर देखें. अगर आप इसके डायग्राम देखेंगे ना, इसमें क्या होता है कि एक मेरी एल्यूमिनियम शीट होती है और एक मेरी सिलिका शीट होती है. ये आपस में अटैच होती है. इनका साइज़ होता है 7 आर्मस्ट्रॉन्ग. और ये मेरा एक्चुअली ये मेरा है केओलिनाइट मिनरल. ये दूसरे चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. ओके, क्या इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो मेरा एक एल्यूमिनियम है वो 400 सिलिका से कनेक्टेड है? नहीं ना, इसमें बस एक ही सिलिका शीट है. 400 सिलिकॉन आयन तो नहीं है ना, नहीं है ना. मीन्स ये मेरी जो मेरी ये है ना, ये फॉल्स है, क्योंकि ये मुझे कह रही थी कि एक एल्यूमिनियम और 400 सिलिकॉन आयन, बट यहाँ तो मैं एक एल्यूमिनियम और एक ही सिलिका शीट देख रहा हूँ ना. मीन्स ये मेरी जो है ये बिल्कुल फॉल्स है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का जो लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, दैट इज 2.6 क्वेश्चन. दैट व्हाट इट सेज टू मी दैट ब्लैक कॉटन सॉइल exhibits large swelling and shrinkage due to the presence of following clay mineral. First one is kaolinite, second one is halite, third one is montmorillonite and last one is halloysite. कि मुझे बता रहा है कि यार जो मेरी ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, सबसे पहले समझ लेना ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाई जाती है. ये पाई जाती है महाराष्ट्र में. ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल. ये कहता है कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल ना लार्ज स्वेलिंग एंड लार्ज श्रिंकेज शो करता है वाटर के कारण. मुझे पता ये किस मिनरल, कौन सा मिनरल इसमें पाया जाता है जिसके कारण ये लार्ज श्रिंकेज और लार्ज स्वेलिंग मुझे देखने को मिलती है ब्लैक कॉटन के सॉइल में. तो वैसे इसका सिंपल सा जवाब है मोंटमोरेलिनाइट. इसी के कारण होता है. बट क्यों होता है आज ये समझना कि मोंटमोरेलिनाइट के कारण क्यों लार्ज श्रिंकेज लार्ज स्वेलिंग होती है. सबसे पहले हम मोंटमोरेलिनाइट का स्ट्रक्चर समझेंगे. इसमें क्या होता है, 2 सिलिका शीट्स होती हैं और बीच में एल्यूमिनियम शीट होती है. ये एक सैंडविच के रूप में होता है. इसका साइज होता है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग. सिमिलरली अलग हमारा चार्ज होगा बिल्कुल सेम ऐसा ही, 2 सिलिका शीट्स एंड 1 एल्यूमिनियम शीट्स इन द सैंडविच फॉर्म. अब ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? ये एक सबसे वीकेस्ट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं जिसको कहता हूँ वाटर बॉन्ड. अब इस वाटर बॉन्ड के कारण क्या होता है, जब पानी आता है ना, बारिश आती है, पानी इसमें एंटर करता है. इसमें एंटर करने के कारण क्या होता है, या तो ये मतलब ये अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, या ये आपस में, या पानी कम हो जाए या आपस में मिल जाती है. ठीक है, तो ये कारण है. क्यों? क्योंकि यार वीक बॉन्ड है. पानी आएगा, इसको हिला देगा, इसको पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टोर्ट कर देगा, मतलब हिला इधर उधर कर देगा. मीन्स यहाँ वॉल्यूम चेंज ज़रूर होगा बिकॉज ऑफ वीकेस्ट बॉन्ड. सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर तो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना. कल हम दोबारा ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के. लास्ट में एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ. मैंने कल ही एक गेट की स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली है जिसमें मैंने 6 मंथ स्ट्रैटेजी समझाई है, जिसमें मैंने 6-7 पॉइंट समझाई है. सबसे बेस्ट पॉइंट, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, आपका गेट क्लियर करने के काफ़ी चांसेस बढ़ सकते हैं. तो होप करता हूँ इसका लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा. सो होप करता हूँ इसको भी क्लिक कीजिए. थैंक यू वेरी मच.